पहला डोज इज व्हाट वी कॉल अ प्राइम डोज, दूसरा डोज इज लाइक अ बूस्ट। तो वो दूसरा डोज है वो आपके इम्यून सिस्टम को एकदम और आगे लेके जाता है। लेकिन फर्स्ट डोज से भी प्रोटेक्शन है, और ये भी हमने देखा है, लेकिन ज़्यादा प्रोटेक्शन सेकेंड डोज के बाद है। तो ज्यादा कारगर डबल डोजेस ही साबित होगा। उसके लिए देश को इंतजार करना पड़ेगा और तेजी करने की जरूरत है। हाँ, आइडियल सिचुएशन ये है कि सब लोगों को 2 डोज लग जाए। 84 डेज का जो गैप आया है वो आपको लगता है कोविशील्ड में बहुत ज्यादा है? क्योंकि डबल डोज लगना उसके लिए 84 डेज पहले डोज के बाद कोविशील्ड वालों को इंतजार करना पड़ रहा है। तो इसका साइंटिफिक रैशनल है। कई लोगों ने ये पूछा कि भी आपने जान के इसको बढ़ा दिया था, गवर्नमेंट ने जान के बढ़ाया क्योंकि डोजेस का इशू है। तो लेकिन अगर आप साइंटिफिक इसका रैशनल देखो, और कुछ लोगों ने स्टडीज करके देखा कि अगर इससे और ज़्यादा ड्यूरेशन बढ़ाएं तो इम्यूनिटी और बेटर होती है। तो हमने जो 84 डे का गैप है, उससे जो बॉडी को जो इम्यून बूस्ट मिलता है दैट इज़ बेटर। तो इसलिए जितना ज़्यादा गैप हो बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड डोज, उससे ज़्यादा इम्यूनिटी विच इज़ स्ट्रॉन्गर एंड लॉन्ग लास्टिंग। बहुत सारे रंग बदले कोविड ने, अलग अलग स्ट्रेन्स आए, और अब हम लोग डेल्टा के बाद म्यू सुन रहे हैं, C12 सुन रहे हैं। क्या जो अभी वैक्सीन हमें मिल रही हैं वो इन वेरिएंट्स के खिलाफ कारगर होंगी? अभी जो मेन वेरिएंट है वो डेल्टा वेरिएंट है। उसके अलावा डेल्टा प्लस है, जिसके AY4, AY12 जो सब लीनेज है, वो इंडिया में भी जो इंसागॉग है, जो जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं, उन्होंने पाया है। जैसे आपने कहा और जगह म्यू और C12 भी पाया गया है। लेकिन ये सब जो हैं ये वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट हैं। अभी तक इसमें ऐसा डेटा नहीं है कि ये जो वेरिएंट्स हैं ये ज़्यादा सीरियस डिजीज़ कर रहे हैं, ज़्यादा इन्फेक्शंस हैं, कि इसके कारण किसी क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि एकदम केसेस ज़्यादा हो गए हैं, या हम ये देख रहे हैं कि इससे डेथ्स ज़्यादा हो रही हैं, या इम्यून एस्केप मैकेनिज्म कि जिन लोगों को वैक्सीन लगा है अब उनको ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हो रहा है, कि ज़्यादा इन्फेक्शन उसमें पाया जा रहा है। तो अभी तक जो भी डेटा है उसमें ये देखा जा रहा है कि जो वेरिएंट्स भी हैं और जो डेल्टा वेरिएंट है जो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट वेरिएंट है, वैक्सीन्स आर प्रोटेक्टिंग अस अगेंस्ट देम। सो इसलिए अभी तक सिचुएशन इज़ वेरी गुड कि अभी तक हम प्रोटेक्टेड हैं। मुझे लगता है यहाँ पर भी जितने लोग होंगे सर, सबने एंटीबॉडी काउंट कराया होगा वैक्सीन के बाद। एंटीबॉडीज को लेकर एक अजीब सा लोगों में स्ट्रेस रहता है कि मेरा एंटीबॉडी काउंट आज इतना है, इतना कम है, मेरे तो इतने आ गए तो मैं मास्क हटा के घूम सकता हूँ। ये जो एंटीबॉडी काउंट है और उसका डिप्लीशन है, उसका घटना है, वो कितना बड़ा कंसर्न है और उसके लिए क्या करें? देखिए, अगर हम एंटीबॉडीज़ की बात करें और हम किसी वैक्सीन की बात करें, तो किसी भी हम वैक्सीन लगाएंगे, चाहे हम इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगाएं जो हम पहले बहुत पेशेंट्स को लगाते हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स खुद लगाते हैं, मैं रेगुलरली इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगाता हूं, तो अगर आप उसकी एंटीबॉडीज़ देखें तो वो भी एंटीबॉडीज़ जो हम बढ़ेंगी और 4-6 महीने में वो आस्ता आस्ता कम होती है, विच इज़ अ नेचुरल फिनोमिना। जब तक अगर आपको बीच में इन्फेक्शन हुआ तो फिर एंटीबॉडी रिस्पॉन्स एकदम बढ़ जाएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपको इम्यूनिटी नहीं है, क्योंकि 2 और चीज़ें होती हैं। एक होती है मेमोरी सेल्स, वो मेमोरी सेल्स आपके बोन मैरो में, लिम्फोइड टिश्यू में रहती हैं और वो जो वायरस का सिग्नेचर है उसको पहचान के रखती हैं, जिनको टी मेमोरी सेल्स तो अगर उन टी मेमोरी सेल्स में वायरस का सिग्नेचर उन्होंने पहचाना है, तो जब भी इन्फेक्शन होगी तो ये मेमोरी सेल्स एकदम बॉडी को स्टिमुलेट करके एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देंगे। तो इसका ये मतलब है कि जब भी आपके एंटीबॉडीज कम है, एक्सपोजर हुआ, तो एकदम वो बन जाएंगी। इसके साथ हमारे पास सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी है, जो हम टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की बात करते हैं, CD4 CD8 सेल्स हैं। वो जो इम्यूनिटी है, वो जो सेल है जिसके अंदर वायरस अब मल्टीप्लाई कर रहा है, उस सेल को खत्म कर देती है, जिससे वायरस आगे मल्टीप्लाई नहीं कर पाता और वो भी परसिस्ट करती है। इसलिए ये कहना कि एंटीबॉडीज कम होगी इसलिए हमें प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है, वो बात सही नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कोरिलेट ऑफ प्रोटेक्शन। क्या टेस्ट है जिससे हम ये कह सकें कि हम प्रोटेक्टेड हैं और हम नहीं हैं? क्योंकि उससे जो लिंक्ड हैं 2 और चीजें हैं। एक तो यही है कि बूस्टर डोज कब लगना चाहिए। हाँ। और जो बाइडेन साहब ने जब से लगाया सर, अब सब सोच रहे हैं कि एक बूस्टर डोज लगाना पड़ेगा। अभी तक कोई डेटा ऐसा नहीं है जो कोरिलेट ऑफ प्रोटेक्शन है वो बता सकता है, क्योंकि उसमें होगा कि बूस्टर डोज कब लगना चाहिए। दूसरा, जैसे जैसे और वैक्सीन आ रही हैं, तो हम जो वैक्सीन ट्रायल कर रहे हैं, पहले जब वैक्सीन नहीं थी तो हम 2 ग्रुप्स में पेशेंट को ट्रायल करते थे, एक को वैक्सीन लगाई, एक को नहीं लगाई, प्लेसिबो लगाया। अब वो अनएथिकल होगा। हम ऐसा तो नहीं है कि किसी को वैक्सीन ना दें और कंपेयर करें। तो वैक्सीन ट्रायल के लिए भी जैसे जैसे नए 2nd जनरेशन 3rd जनरेशन वैक्सीन आएगी, वी विल हैव टू डेवलप अ टेस्ट विच वी कैन से कि हाँ, इसको ये प्रोटेक्शन मिला है तो ये वैक्सीन कामयाब है। तो इसलिए कोरिलेट ऑफ प्रोटेक्शन जो है,
अभी तक इसमें एक डेफिनेट आंसर नहीं मिला है। सर आपने बीच में कहा कि आप इन्फ्लुएंजा के भी वैक्सीन लेते हैं, तो क्या आम लोगों को भी ऐसी वैक्सीन लेनी चाहिए? सो यूएस में तो फ्लू शॉट रेगुलरली लेते हैं। मेरा ये मानना है, और ये मैं कोविड के लिए भी कहूंगा, कि हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन लेना बहुत जरूरी है। ज्यादा है। दो नहीं, एक्सपोजर के कारण नहीं है, दो कारण है उसके। एक तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन अपने पेशेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। मान लो मुझे इन्फ्लुएंजा हो गया, H1N1 स्वाइन फ्लू हो गया, और मैं आईसीयू में जाता हूँ, पेशेंट देखता हूँ, और मेरे से किसी पेशेंट को वहाँ इन्फेक्शन हो गया, तो दैट इज अनएथिकल। कोई डॉक्टर काम कर रहा है बोन ट्रांसप्लांट यूनिट में या कीमोथेरेपी में, जहाँ कैंसर के पेशेंट्स हैं, उनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी कम है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि हेल्थ केयर वर्कर्स को चाहे इन्फ्लुएंजा वैक्सीन हो चाहे कोविड वैक्सीन हो, वो जरूर लगानी चाहिए अपने पेशेंट को प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि दैट इज योर मॉरल ड्यूटी। अपना प्रोटेक्शन तो आपने करना ही है, लेकिन आप यू शुड नॉट बी द कॉज ऑफ अनदर इन्फेक्शन टू योर पेशेंट, जिसके कारण ही में डिटीरिएट। जी, और जिनको कोमॉर्बिडिटी है उनको खतरा ज्यादा है। तो आईसीयू में पेशेंट तो वैसे ही होंगे जो सिक है ज्यादा। अभी तो हम वैक्सीनेशंस पर पूरा फोकस कर रहे हैं, लेकिन क्या हम बूस्टर डोज के बारे में सोच रहे हैं? क्या आप लोगों की चर्चा इस बारे में हुई है? तो अभी तो हमें सब लोगों को पहला एक डोज लगाना बहुत जरूरी है, और ये मेरा ये मानना है कि अगर हम बूस्टर डोज की बात करें तो उसमें एक एथिकल एंगल आता है और एक दूसरा आता है कि इज इट रियली रिक्वायर्ड। एथिकल एंगल ये है कि अगर हमें प्रोटेक्शन चाहिए, हमें लोगों की जान बचानी है, तो वी मस्ट एटलीस्ट गिव 1 डोज टू एवरीवन। उसके बाद ही हम बूस्टर डोज की बात कर सकते हैं, बिकॉज अगर आपके पास लिमिटेड सप्लाई है तो आपको उसमें बेस्ट उसका यूज करना है, और बेस्ट यूज यही है कि एटलीस्ट प्रोटेक्शन सब लोगों को मिले, रादर देन गिविंग एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन टू समवन बाय गिविंग अ बूस्टर डोज जिसकी एफिकेसी भी आपको क्लियर नहीं है। दूसरा इशू है कि लाइक आई सेड, अभी हमें डेटा और चाहिए कि बूस्टर डोज में पहली चीज ये है कि कौन सा बूस्टर डोज कब लगना चाहिए, कितने महीनों बाद। हाँ। उसका क्या आप एविडेंस देखोगे? अभी तक जो भी डेटा बूस्टर डोज में आया है वो एक ही ग्रुप में आया है, जो जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम है, जो पेशेंट्स मान लो ट्रांसप्लांट के बाद ड्रग्स पे हैं जिससे इम्यूनिटी कम हो जाती है या रिजेक्शन ना हो, या जो कीमोथेरेपी वाले पेशेंट्स हैं, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम सप्रेस्ड है, और जब वो वैक्सीन लगाते हैं तो उनमें एंटीबॉडीज कम बनती है, तो उनमें बूस्टर डोज से कुछ फायदा है। लेकिन आम हेल्दी लोगों में विद माइल्ड कोमॉर्बिडिटीज कोई डेटा नहीं है कि बूस्टर डोज से आपको ज्यादा फायदा होता है। जैसे अमेरिका जैसे मुल्क सर कह रहे हैं कि 6 मंथ्स के बाद आप बूस्टर डोज ले सकते हैं, पर उसमें एविडेंस नहीं है। इट इज जस्ट टू बी ओवर कॉशियस। इजराइल भी यही कर रहा है। हाँ। दूसरा इशू है कि आपको बूस्टर डोज किस वैक्सीन का लगाना चाहिए। सेम वैक्सीन, शुड यू चेंज द वैक्सीन, विल दैट गिव अ बेटर इम्यून रिस्पॉन्स? कि पहले कोविशील्ड लगाई अब कोवैक्सीन लगा लें, या अब कोविशील्ड लगे या तो क्या फाइजर की वैक्सीन से हमारा बूस्टर रिस्पॉन्स बेटर आएगा? एंड न्यू जनरेशन वैक्सीन आर ऑल्सो कमिंग विच में कवर फॉर इमर्जिंग वेरिएंट्स। तो इसलिए अभी वी विल नीड टू हैव क्लैरिटी ऑन व्हेन एंड विच टू टेक, एंड आई थिंक वो जो है वो कुछ महीनों में आएगा, तभी बूस्टर डोज का बेटर एविडेंस। तो मिक्स्ड वैक्सीनेशन पर भी क्लियर डेटा नहीं है अभी इंडिया में? मिक्स वैक्सीनेशन का एक तो इंडिया में एक स्मॉल डेटा है जो आईसीएमआर ने पब्लिश किया है, जहां पे गलती से कोवैक्सीन और कोविशील्ड लग गई थी। देयर आर स्टडीज इन यूके एंड इन यूरोप जहां पे लोगों को उन्होंने स्पेन में जैसे पहले उन्होंने कोविशील्ड दिया था, जो वहाँ का एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है, फिर वो अथॉरिटीज़ ने उसको रोक दिया था क्योंकि कुछ क्लॉटिंग का इशू था, तो इसलिए फिर दूसरा डोज जो था वो फाइजर का दे दिया था। तो कुछ ऐसे ग्रुप्स थे जो उन्होंने स्टडी किया उनको, और एक ट्रायल भी की थी जिसमें पहले कोविशील्ड दिया फिर फाइजर दिया, और एक ग्रुप में पहले फाइजर दिया और फिर कोविशील्ड दिया, और एक में उन्होंने कोविशील्ड देके जो स्पुतनिक वैक्सीन है वो भी दिया है। उसमें ये पाया गया है कि मोस्ट व्हेन यू मिक्स एंड मैच, जिसको हम हेट्रोलॉगस वैक्सीन कहते हैं, जिसमें प्राइम और बूस्ट अलग अलग है, उसमें आपका थोड़ा सा रिएक्टोजेनिटी ज़्यादा होती है कि फीवर जहाँ टीका लगा वहाँ थोड़ा सा दर्द ज़्यादा हुआ, कुछ सिम्टम्स थोड़े से ज़्यादा हुए। लेकिन कुछ डेटा है कि अगर आप मिक्स एंड मैच करो, स्पेशली अगर पहला आपका कोविशील्ड और दूसरा वैक्सीन दूसरी हो, फाइजर की हो जैसे, या mRNA दूसरी वैक्सीन हो, तो थोड़ा इम्यून रिस्पॉन्स बेटर है। तो करें क्या सर? तो मेरा ये मानना है कि और डेटा का वेट करो, अभी कुछ अभी जो लिया है वही लो दूसरा। अभी वेट करो, बूस्टर डोज की जरूरत नहीं है। हो सकता है इस साल के एंड में या अगले साल तक वी मे नीड अ बूस्टर डोज, बट उसके लिए मोर डेटा आ जाए और क्या बेस्ट है इसका वेट करने की जरूरत है। आपने न्यू एज वैक्सीन की बात की सर, क्या कभी कोई ऐसी वैक्सीन आएगी जिससे लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिल जाए बीमारी के खिलाफ? तो इस पे
सो आइडियल वैक्सीन जो है वो यही होगा जिसको हम होली ग्रेल कहते हैं कि अगर ऐसा वैक्सीन आए स्पेशली इन वायरसेस के लिए, क्योंकि ये वायरसेस चेंज करते रहते हैं, जिससे आपको एक दफ़ा शॉट लगाया और आपको फिर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये जो वायरसेस हैं दे कीप ऑन म्यूटेटिंग एंड दे हैव व्हाट वी कॉल एंटीजेनिक ड्रिफ्ट, मतलब उनका थोड़ा सा चेंज होता रहता है जिससे हमारा जो प्रीवियस वैक्सीन की इम्यून रिस्पॉन्स है वो कम हो जाता है। होपफुली विद रिसर्च in the coming years we may have a vaccine which will cover that part of the virus जो चेंज नहीं करता है, और इसलिए वो वैक्सीन मतलब चाहे कोई भी म्यूटेंट हो लाइफ लॉन्ग हो सकती है। अभी ऐसा नहीं लगता, तो मुझे लगता है अभी तो हमें कुछ टाइम के लिए बूस्टर डोज की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन एज वी इवॉल्व एंड न्यू जनरेशन वैक्सीन्स कम, इट इज़ लाइकली वी मे बी एबल टू हैव दैट सोल्यूशन कि आपको अगर एवरी ईयर नहीं लगाना तो इट मे बी वंस इन अ फ्यू ईयर्स रादर देन एवरी ईयर। अब सबसे क्रूशियल पार्ट पे आते हैं सर। लोगों में एक फटीग सेट इन कर गया है मास्क को लेकर, और जिस तरह की लगातार अब तो 1.5 साल हो चुके हैं इंडिया में, बाकी मुल्कों में भी 2 साल होने को आ रहे हैं। क्या एंडेमिक की तरफ हम बढ़ रहे हैं? हमने हालिया दिनों में एंडेमिक वर्ड सुना। क्या एंडेमिक की तरफ हम बढ़ रहे हैं, या फिर हमें थर्ड वेव के लिए तैयारी करके रखनी चाहिए? तो देखो, इट्स ऑलवेज बेटर टू बी प्रिपेयर्ड रादर देन रिग्रेट। आई थिंक हम वी हैव लर्न दैट फ्रॉम द सेकेंड वेव ऑल्सो। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम पूरी तैयारी करके रखें। लेकिन 2-3 जो फैक्टर्स हैं विच टेल्स अस दैट प्रॉब्ली इवन इफ यू हैव अ सर्ज केसेस विल नॉट बी दैट मैनी एंड मे बी इतनी हॉस्पिटलाइजेशन या डेथ्स नहीं होंगी। उसके 2 फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर की है कि हमारी वैक्सीनेशन ड्राइव इज डूइंग वेरी वेल और उससे इम्यूनिटी इन पॉपुलेशन इज देयर। सेकेंडली, जो सीरो सर्वे डेटा हुआ है आफ्टर द सेकेंड वेव, चाहे वो शहरों का डेटा देखें चाहे गाँव का डेटा देखें, उसमें क्लियर एविडेंस है कि काफ़ी लोगों में मोर देन 50 to 60% of people including children में ऑलरेडी एंटीबॉडीज बन गई हैं, तो कुछ हद तक प्रोटेक्शन है ऑलरेडी। तो दैट इज अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग। लेकिन द अननोन इज हाउ द वायरस बिहेव्स। इफ द वायरस म्यूटेट्स, फिर वो कहना मुश्किल है कि इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग रहेगी। अगर हम सेकेंड वेव की बात करें, द सर्ज इन द सेकेंड वेव वाज ड्रिवन बाय इनिशियली जो अल्फा वेरिएंट एंड देन सब्सिक्वेंटली द डेल्टा वेरिएंट। अगर वो वेरिएंट नहीं होते और इतना ज़्यादा नहीं फैलते, तो जो हमने सेकेंड वेव में केसेस एकदम स्टीप राइज देखा वो शायद हम नहीं देखते, क्योंकि फर्स्ट वेव में तो इतना स्टीप राइज नहीं था। सो जो वुहान वेरिएंट था दैट चेंज टू अल्फा एंड देन द डेल्टा विच कॉज्ड द प्रॉब्लम दैट वी सॉ इन द सेकेंड वेव। तो ये एक अननोन वेरिएबल है, इसलिए तैयार रहना ज़रूरी है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर निभाना ज़रूरी है। लेट्स होप दैट इफ़ वी डू दिस एंड द वायरस डजंट चेंज नाउ वेरी मच and the vaccine protection holds out, tab we may see a surge and that will just cause flu-like syndrome, not admission, not too many hospital admissions, और फिर वो जैसे आप कह रहे हैं एंडेमिक टाइप की डिजीज़ हो जाएगी, जो हमने पहले वाले पैंडेमिक में देखा। हम भूल जाते हैं कुछ साल पहले स्वाइन फ्लू का पैंडेमिक हुआ था, H1N1 का। तब भी मास्क में की मारामारी हो रही थी। मुझे तब याद है पुणे में अनफॉर्चुनेटली 1 गर्ल डाइड और बहुत पैनिक रिएक्शन हुआ था। अब स्वाइन फ्लू जो है इट इज़ एन एंडेमिक। अगर हम आज देखें, आजकल कई लोगों को इन्फ्लुएंजा हो रहा है, बुखार जुकाम नज़ला हो रहा है, और अगर हम उनका स्वैब करते हैं जो हम कोविड के लिए करते हैं, साथ में इन्फ्लुएंजा के लिए करें, तो कईयों में H1N1 आता है। तो दैट इज नाउ एन एंडेमिक डिजीज। सो कोविड विल ऑल्सो ग्रेजुअली बिकम लाइक दैट। ग्रेजुअली टिल व्हेन? दिसंबर या नेक्स्ट ईयर? दैट्स अ टफ क्वेश्चन। आई होप बाय नेक्स्ट ईयर आई थिंक इट शुड बिकम एंडेमिक। बाय नेक्स्ट ईयर शुरुआत में देख रहे हैं आप, अगले साल की शुरुआत में? बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर। By February, March. Like I said, the unknown is the virus. I know, I totally agree. अगर वायरस ठीक रहा, वायरस में इतना ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, then probably उसका कोई खतरनाक वेरिएंट नहीं आया तो बिल्कुल, तब आप कह रहे हैं कि फरवरी मार्च तक हम काम होते हुए देखें। नियर नॉर्मल। हाँ सर, सेकेंड लहर से सबसे बड़ा आपका टेक अवे बतौर एम्स डायरेक्टर क्या था? आप कह रहे हैं कि हमें तैयारियां अगले बार के लिए भी करनी चाहिए। क्या तैयारियां थी जो हमने सेकेंड वेव में नहीं की और इस बार हमें करनी चाहिए? तो हमें 2-3 चीज़ें देखनी चाहिए। वन इज़ वी हैव टू हैव वेरी गुड सर्वेलेंस। कहाँ पे केसेस बढ़ रहे हैं और वहाँ पे एग्रेसिवली हम कंटेनमेंट करें जिससे वहाँ पे केसेस ना बढ़ पाएँ। बिकॉज अगर केसेस बढ़ते रहें तो हेल्थ केयर सिस्टम विल गेट टोटली स्ट्रेच्ड आउट एंड इट विल बी डिफिकल्ट। तो हमें पहली चीज़ तो ये करना चाहिए कि बी प्रोएक्टिव इन द बिगिनिंग, जिससे हम केसेस ना बढ़ने दें इन टर्म्स ऑफ वेरी एग्रेसिव कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी, लॉकडाउन, कंटेनमेंट, appropriate testing, the whole issue of testing, tracking, treating, containment isolation. zone या country wide lockdown? Containment zones. Containment.
सेकेंडली ये है कि वी मस्ट इन्वेस्ट मोर इन हेल्थ केयर, जिससे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बढ़ाएं और वी आर एबल टू मैनेज थिंग्स व्हेन देयर इज अ सर्ज. That is the other thing that we need to do, invest more in health, especially public sector health, and at the same time have very good surveillance कि जब भी केसेस बढ़ना शुरू हों तो हम उसको आगे बढ़ने ना दें, वहीं पे उसको रोक लें in terms of localized containment in various parts of the country. ऑक्सीजन शॉर्टेज सबसे बड़ी दिक्कत आई थी सर, तो ऑक्सीजन, बाद में हमने जो साइड इफेक्ट्स में बहुत सारी मेडिसिन की म्यूकोरमाइकोसिस में देखा, एम्फोटेरिसिन, ये सब की भी तैयारी करनी चाहिए क्या, जो हमने नहीं की थी पिछली बार? So oxygen, the reason oxygen shortage और ये सब shortage क्यों आया? Because of the surge in the number of cases. Cases अगर 3-4 लाख रोज के हमें आस्ता आस्ता आते, तो I think one would have been able to manage. But they came so rapidly, and that is why I think hospitals should now look at becoming self-sufficient from oxygen point of view, have their own oxygen plant, and be able to develop a capacity. Also, good networking should be done, जिससे हमें ये पता हो कि कहाँ पे ऑक्सीजन बेड्स हैं, कहाँ पे लोग जा सकते हैं. कई दफ़ा उस कंफ्यूजन में भी a lot of people were kept going from one hospital to the other. अब वैक्सीनेशन पर मैं सर वर्ल्ड वाइड व्यू जरा आपसे डिस्कस करना चाह रही थी, क्योंकि बॉर्डरिंग ऑन रेसिज्म, यूके जैसी कंट्रीज कोविशील्ड अगर इंडिया में लगा है तो उसको मान्यता नहीं दे रही हैं. यहां से अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो नहीं कर सकते, दूसरे देश में अगर कोविशील्ड आपको एस्ट्राजेनेका लगा है तो आप यूके जा सकते हैं. ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? एज अ हेल्थ प्रोफेशनल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कि इंडिया और कोविन पर अगर वो सवाल खड़े करते हैं तो मेरा ये मानना है कि ये बहुत गलत है. वैक्सीन जो की रिसर्च हुई, स्पेशली कोविशील्ड की, वो यूके में हुई, यूके में ही कैम्ब्रिज में बनी. वो यूके में बनने के बाद उसी को एस्ट्राजेनेका ने सीरम इंस्टीट्यूट को लाइसेंस दिया बनाने के लिए. उन्होंने उनका वैक्सीन का मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में अपनी ही वैक्सीन वहाँ बनवाई. और ऐसा नहीं है कि सीरम इंस्टीट्यूट पहले वैक्सीन नहीं बना रहा था. इंडिया वॉज मेकिंग वैक्सीन फॉर द वर्ल्ड. 60% ऑफ ग्लोबल वैक्सीन बिफोर कोविड फॉर चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन आर मेड इन इंडिया एंड आर एक्सपोर्टेड अक्रॉस द वर्ल्ड. तो ऐसा नहीं कि नया वैक्सीन प्लांट था. सो यू हैव अ कंपनी विच इज़ इन इंडिया मेकिंग द सेम वैक्सीन जो यूके में रिसर्च हुई, यूके की कंपनी ने उनको लाइसेंस दिया बनाने के लिए, और जब वो मार्केट में आ रही है तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो. So this seems a little bit paradoxical in my mind, and I think it is wrong. And if we have to go back and start vaccinating the world, तो जो vaccines India में बन रही हैं, वो ही दुनिया में ज़्यादा चलेंगी. Those are the vaccines which we can give to most of the world, because वो 2 to 8 degrees temperature में रखने की ज़रूरत है. Cold chain maintain करना आसान है. Vaccine delivery is easier, and we have shown in our country that it is possible to do it, even in developing countries like India. Therefore, the vaccine which will actually go to most of the world will be Covishield and Covaxin. और इस इंडिया ने फिर टिट फॉर टैट करते हुए यूके सिटीजन्स के लिए रूल चेंज कर दिया कि आप भी यहाँ पर आएंगे तो 10 डेज आपको क्वारंटीन करना पड़ेगा. वर्ल्ड वाइड आपको लग रहा है एक वैक्सीन को लेकर एक अलग सी लड़ाई ट्रिगर हो रही है देशों के बीच में? Which is unfortunate. I think अगर हमें एक पैंडेमिक से लड़ना है which is not looking at boundaries, कोविड इज नॉट लुक कि भाई चाइना में हूँ मैं, या यूके में हूँ, या यूरोप में हूँ, या इंडिया में हूँ. डेल्टा अगर हम देखें सब जगह फैला, अल्फा यूके से स्टार्ट हुआ, सब जगह फैला. तो वायरस इज स्प्रेडिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड. देयरफॉर देयर हैज टू बी अ कंबाइंड एफर्ट फॉर बाय एवरीवन टू फाइट द वायरस बाय कमिंग हैविंग वैक्सीन नेशनलिज्म एंड नॉट doing all of this. We are actually promoting the spread of the virus. अगर हम ऐसी चीज़ें करेंगे तो फिर यही होगा कि कुछ एरियाज में वैक्सीन इनइक्विटी रहेगी, और वहाँ पे अगर वैक्सीन नहीं लगी और वायरस मल्टीप्लाई करता रहा, तो द मोर द वायरस रेप्लिकेट्स, द मोर द चांसेस ऑफ म्यूटेशन हैपनिंग, एंड द मोर द चांसेस ऑफ म्यूटेशन हैपनिंग, द मोर द चांसेस दैट द वायरस विल डेवलप इम्यून एस्केप मैकेनिज्म अगेंस्ट द वैक्सीन. तो जहाँ जहाँ पे वैक्सीन लग रही है उनकी एफिकेसी तब वहाँ जाके कम हो जाएंगी. अब आम लोगों से जुड़े हुए कुछ सवाल पूछ लेते हैं, क्योंकि हम अंत की तरफ बढ़ रहे हैं सर. हेल्थ कमांडोज कैसे हमारे दर्शक, हमारे लोग बने, उस पर फोकस करते हैं. बच्चों को लेकर बहुत चिंता हुई लोगों को कि थर्ड वेव में बच्चों को खास तौर पर खतरा होगा. उसके बीच में ये सवाल आया कि स्कूल्स को खोल रहे हैं. कई जगह यूनिवर्सिटीज नहीं खुली हैं लेकिन स्कूल्स खुल रहे हैं. उस पर आपका क्या नजरिया है? तो दो चीजें हैं इसमें. एक तो ये है कि अगर हम तैयारी की बात करें, हमें पूरी तरह से तैयारी करनी चाहिए, चाहे हम अडल्ट्स की बात करें चाहे बच्चों की बात करें. अगर हम बच्चों में देखें तो मेजॉरिटी जो डेटा है हमारी कंट्री से भी और
बाहर के देशों से भी, कोविड इज अ माइल्ड इलनेस इन चिल्ड्रन. चिल्ड्रन में कोविड में इट इज़ नॉट कॉजिंग सिवियर इलनेस एज वी आर सीइंग इन अडल्ट्स. अगर हम अपना भी डेटा देखें तो एडमिशन्स हमारी जो पीडियाट्रिक्स में हुई, बच्चों में जो हुई, वो उन बच्चों में ही हुई जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ थी, कीमोथेरेपी पे थे या स्टेरॉइड्स पे थे या कुछ और इश्यूज थे, सेकेंडरी इन्फेक्शन भी कही. सेकेंडरी इन्फेक्शन, मॉर्बिड ओबेसिटी. हेल्दी चिल्ड्रन में कोविड वाज कॉजिंग वेरी माइल्ड इलनेस. और वो सीरो सर्वे के डेटा में भी प्रूव हुआ. जो बच्चों में सीरो सर्वे का डेटा हुआ उसमें 50 to 60% ऑफ चिल्ड्रन हैड एंटीबॉडीज. इसका मतलब उनको माइल्ड इन्फेक्शन हुआ और वो ठीक हो गए. तो दैट इज़ वेरी रीअश्योरिंग. सो आई थिंक देयरफॉर वी शुड बी रीअश्योर्ड कि बच्चों में इतना सिवियर इन्फेक्शन नहीं होगा. देयर वाज अ फियर दैट चिल्ड्रन विल गेट माइल्ड इन्फेक्शन बट दे विल कैरी द इन्फेक्शन टू देयर होम्स, और वहाँ पे अगर कोई बुजुर्ग है या कोमॉर्बिडिटी वाले लोग हैं उनको ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाएगा. लेकिन हम अडल्ट को वैक्सीनेट कर ही रहे हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो अ गुड साइन. द अदर थिंग इज़ दैट 1.5-2 साल से स्कूल्स बंद हैं, and that is affecting children's education. And I think school is not only about teaching children or on an online platform. It is about interacting with your teachers, interacting with your friends, social development, character building, some degree of other activities. और कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको who are not tech savvy, they don't have computer or they are not able to go on to the internet. तो उनकी तो पढ़ाई बिल्कुल छूट गई है 1.5 साल से. तो इसलिए फिजिकल क्लासेस इज इम्पॉर्टेंट. इट इज़ अ रिस्क बेनिफिट एनालिसिस एंड आई थिंक द बेनिफिट इज मच मोर. द रिस्क बेस्ड ऑन द करंट डेटा इज वेरी लो. देयरफॉर मेरा मानना है कि स्कूल हमें खोलने चाहिए, बट वी शुड बी वेरी विजिलेंट. अगर किसी एरिया में केसेस बढ़ते हैं, वी कैन ऑलवेज क्लोज डाउन द स्कूल. तो बच्चों को स्कूल भेजें नहीं भेजें सर? मैं तो कहता हूँ कि भेजना चाहिए. भेजना चाहिए. और अब अगर आप देखें, दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली में स्कूल अब 1 महीने से खुले हुए हैं. हमने कहीं देखा नहीं कि केसेस बढ़े हैं. तो इसलिए इट इज शोइंग दैट वी स्कूल्स ओपनिंग स्कूल्स इज सेफ. बट प्रेजेंस कम है सर, क्योंकि वो ऑप्शन दे रहे हैं कई स्कूल्स कि आप भेजें ना भेजें. माएँ बहुत डर रही हैं भेजने में भी. बट प्रेजेंस भी अगर हम पिछले महीने का देखें तो आस्ता आस्ता इट हैज रियली गॉन अप. तो कॉन्फिडेंस लोगों में भी आ रहा है कि स्कूल जो है आस्ता आस्ता बच्चे जा सकते हैं और इतना इन्फेक्शन के चांसेस नहीं है. लेकिन वी हैव टू हैव क्लोज सर्वेलेंस इन दैट एरिया कि अगर वहाँ पे केसेस बढ़ते हैं देन वी हैव अ क्विक containment or close the schools or and have a strategy. Universities? So अगर gradually we start opening universities, we can do it in a graded manner. और दूसरा ऐसा नहीं है कि everyone has to come on the same day. We can have कि आधे लोग आ जाए, आधे लोग अगले दिन आए, limited करके. So there are various models that one can try, and one can look at various things. Testing भी कर सकते हो. US has tried various models. One model is every week they test the entire students, which is not that cost effective. Rapid antigen test कुछ जगह किया जाता है, कुछ symptom based है. But universities and colleges globally have now opened up. कौन सा मॉडल आपको बेटर लगता है सर? यूएस, क्योंकि यूएस में अब कोई पाबंदी नहीं है. हम लोग वहां गए, वहां सड़कों पर कोई मास्क नहीं लगा रहा. क्लोज स्पेसेस में तो फिर भी मास्क लगा लेते हैं, सड़कों पर कोई आपको जल्दी मास्क लगाता हुआ नहीं दिखता है. वहीं आप यूके में देखें तो उनके इनहिबिशंस बहुत ज्यादा हैं. उन्होंने बहुत सख्त रूल लगाए हुए हैं. यूएस में यूनाइटेड एयरलाइंस के 500-600 लोगों को निकाल दिया क्योंकि उन्होंने कहा हम वैक्सीन नहीं लेंगे. सो वो भी एक पूरा कल्ट है वहां पर जो वैक्सीन को बिल्कुल रिफ्यूज करता है. कैसे बैलेंस बनाए और कौन सा बेटर है? वो कह रहे हैं कि इम्यूनिटी आपकी बिल्ड होगी, आपको एक्सपोजर होगा, ये जरूरी है. अब देखिए, मेरा ये मानना है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत ज़रूरी है until such time that we are sure that now the pandemic has gone to an endemic stage. US is still seeing a very large number of cases. US के अगर हम absolute number of cases की बात करें, अभी भी बहुत ज़्यादा cases उनके यहाँ हैं. और वो इसीलिए है क्योंकि एक वैक्सीन हेजिटेंसी वहाँ बहुत ज़्यादा है, एक there is reluctance to have COVID appropriate behavior. We cannot afford to do that. Therefore, we must have COVID appropriate behavior. We must be careful. एंड अगले 4-6 हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वी हैव द फेस्टिव सीजन कमिंग, एंड इसलिए उसमें ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है. त्योहारों के सीजन में अब क्या आप मैसेज देंगे लोगों को, क्योंकि मिलना जुलना होगा थोड़ा तो सर लोगों के मन में ये भी है कि अब खुलना जरूरी है, क्योंकि अब पिछली लहर में कई लोगों को कोविड हो चुका है. वो कह रहे हैं हम क्या, हमारे रिश्तेदारों को भी हो गया है, तो आप भी कोविड हो चुके हो, मैं भी वो कोविड, तो हम मिल सकते हैं. तो मैं यही कहना चाहूंगा कि it is important, festive season are part of our life and all of us want to enjoy festive season. चाहे दुशहरा हो, दिवाली हो, छठ पूजा हो या दुर्गा पूजा हो, तो
त्योहार तो मनाने चाहिए, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से मनाएं, अप्रोप्रिएट बिहेवियर करके मनाएं, जिससे त्योहार के कारण या भीड़ के कारण और हमारी गलती के कारण किसी को इन्फेक्शन ना हो जो फिर हॉस्पिटल में पहुंच जाए। तो वी मस्ट हैव फेस्टिवल्स बट इन लिमिटेड मैनर एंड विद प्रोटेक्शन। एम्स में जो अब केसेस आ रहे होंगे सर, उसमें आपको करंट ट्रेंड क्या दिख रहा है, क्योंकि उसी के जरिए हम समझ पाएंगे क्या करना चाहिए और किससे बचना चाहिए। एम्स में मैं यही कहूँगा कि पिछले कुछ हफ्तों में केसेस बहुत कम हो गए हैं, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव ट्रेंड, एंड वी आर एक्चुअली मूविंग नाउ मोर टुवर्ड्स नॉन कोविड केयर, जो कोविड के कारण काफ़ी सफ़र किया है। तो चाहे वो रूटीन सर्जरीज हों, चाहे और ट्रीटमेंट हो, चाहे ओपीडी हो, जो ऑलमोस्ट 1-1.5 साल से पूरी तरह से नहीं हो पाई, उस पर हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। कोविड अभी जो है, इट इज़ इन अ वेरी गुड सिचुएशन। वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड एंड होपिंग की सिचुएशन ऐसी ही रहे। सर, अब वो वक्त है जब हम अपने हेल्थ गिरी अवार्ड्स में बेस्ट जो कैटेगरी है वो मैं अनाउंस कर देती हूँ, आप विनर का ऐलान करेंगे। कैटेगरी है बेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल कॉम्बैटिंग कोविड-19। So best government hospital combating COVID-19 is Lok Nayak Hospital, Delhi. Congratulations. सर, जो अगली कैटेगरी है बेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल कॉम्बैटिंग कोविड-19। So best private hospital combating COVID-19 is Kalinga Institute of Medical Sciences, Bhubaneswar. Congratulations. तो बहुत सारी तालियों के साथ उन लोगों को शुभकामनाएं आपकी, क्योंकि डॉक्टर्स ही डटे रहे सर, और उन्हीं पर पूरा भरोसा इस दौरान रहा। मैं तो यही कहूँगा, सारे डॉक्टर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स लगे रहे और उन्होंने बहुत मेहनत की। पर मैं ये भी कहूँगा कि वी केम टुगेदर एज अ कंट्री। हर एक व्यक्ति ने अपना योगदान किया, चाहे वो खाना बांटने की बात करें, चाहे वो लोगों को मास्क बनाने की बात करें, या आप अपनी कॉलोनी में एक्टिविटीज करने के लिए। सो आई वुड से वी शुड बी प्राउड दैट ऑल ऑफ अस एज अ नेशन केम टुगेदर टू फाइट द पैंडेमिक। वी डिड आवर ड्यूटी, डॉक्टर्स डिड देयर ड्यूटीज, बट एवरी सिटीजन डिड हिज ड्यूटी। So I would say all of us are COVID warriors in this सर, fight. आज के इंटरव्यू का सबसे बड़ा टेक अवे है कि हमने डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को मुस्कुराते हुए देखा। वरना अक्सर बात होती थी तो काफी तनाव में आप रहते थे, और कोविड से जुड़ा हुआ बहुत स्ट्रेस था जिस पर हम लोग आपसे सवाल करते थे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, बहुत धन्यवाद।